यस क्लास 11th। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेल, उसके अंदर हमने कल देखा था यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको डायग्राम बन के बताया था कि उसमें बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब उन सेल ऑर्गेनल्स की हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। किसकी करेंगे बेटा? सेल मेम्ब्रेन। हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो उसके सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? सेल मेम्ब्रेन के। अभी हमारे चल रहा है यूकैरियोटिक सेल्स। क्या चल रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन, तो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले कोई नहीं जानता था। सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी हुई है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवर हो गया, ठीक है, इन्वेंशन हो गया, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही इसकी सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी की गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो देखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950 में। उसी के बाद ही इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी की गई है। हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है तो इसकी स्टडी की गई है, तो कौन सी सेल मेम्ब्रेन से की गई है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, उसी सेल से इसकी स्टडी की गई है, सेल मेम्ब्रेन की। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी सबसे पहले किससे की गई? आरबीसी सेल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला, और इसकी जो स्टडी की गई है वो कौन सी सेल से की गई है बेटा? आरबीसी सेल से। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन होता है जो किससे मिलकर बना होता है? याद रखना, ये लिपिड बाइलेयर से बना होता है। किससे बना होता है? ये लिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है। अब देखो लिपिड बाइलेयर कैसे हो गया, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी बाइलेयर होती है। कैसी होती है? ये बाइलेयर होती है। ऐसे इसका टेल होता है, ये आगे हेड वाला पार्ट होता है। ये इसका टेल पार्ट, ये इसका हेड पार्ट, ये इसका टेल पार्ट, ये इसका हेड पार्ट। तो ये टेल, ये हेड। ठीक, इस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर होती है। अब इसमें दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए बेटा? एक तो देखो पोलर हेड हो गया। क्या हो गया? पोलर हेड। एक हो गई नॉन पोलर टेल। ये क्या कहलाती है? नॉन पोलर टेल। देखो पोलर हेड होता है, ये तो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है? याद रखना, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, और ये टेल होती है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिया मतलब क्या होता है बेटा? डर। क्या होता है? डर। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, तो ये वाटर लविंग पार्ट है, ये वाटर फोबिक पार्ट है, तो ये लिपिड से लविंग करने वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। क्या बोलते हैं? एक लेयर ये, एक लेयर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिपिड बाई लेयर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लिपिड बाई लेयर बोला इसको जाता है, लिपिड बाई लेयर। तो ध्यान रखना कि लिपिड बाई लेयर कैसे हो गया। ये बोला ये वाला पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जबकि ये टेल वाला पार्ट होता है उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। ये आउटर साइड में हो गया। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है तो ये आउटर साइड में है, और ये इसका इनर साइड है। इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो लिपिड बाइलेयर हो गई। एक और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता। अब बोलोगे से प्रोटीन का प्रेजेंट होता है,
देखो प्रोटीन दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक तो यहाँ पर ऐसे बाहर की साइड में प्रेजेंट है जैसे, एक होता है इंटरनल प्रोटीन। क्या होता है? इंटरनल प्रोटीन। ये प्रोटीन हो गया एक। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? प्रोटीन। तो एक प्रोटीन पार्ट तो अंदर धसा हुआ पार्ट है, एक प्रोटीन है जो बाहर की ओर प्रेजेंट है, ये। ठीक, तो प्रोटीन भी इसमें दो तरह का होगा। कितना होगा बेटा? प्रोटीन कितने टाइप का हो जाएगा? दो तरह का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा इंटरनल प्रोटीन और एक हो जाएगा एक्सटर्नल प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा? इंटरनल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन। तो एक तो देखो लिपिड बाइलेयर हो गई, दूसरा पार्ट हो गया इसमें प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन भी कितने टाइप का हो गया? दो, एक्सटर्नल प्रोटीन, दूसरा कौन सा हो गया? इंटरनल प्रोटीन। कौन सा हो गया बेटा? इंटरनल प्रोटीन। एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है बाहर की साइड में है वो तो हो गया एक्सटर्नल प्रोटीन, और अंदर है जो ये क्या बनता है, अंदर जो इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है वो कहलाता है हमारे इंटरनल प्रोटीन। तो ये हो गया बेटा, याद रखना, इंटरनल प्रोटीन, और ये हो गया हमारे एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि इसमें लिपिड पार्ट होता है। क्या होता है? लिपिड पार्ट। तो लिपिड पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट। कौन सा पार्ट? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ हो गया? देखो, जैसे ये लिपिड है और ये प्रोटीन है, तो ये लिपिड से एक चेन जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? लिपिड पार्ट से एक चेन जुड़ी होगी, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो, जो लिपिड से एक चेन जुड़ी होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही इस प्रोटीन से भी एक चेन जुड़ी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ये किसकी चेन है? कार्बोहाइड्रेट की चेन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो ये तो जनरली एक स्ट्रक्चर है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। उसमें हमें ये याद रखना है कि ये लिपिड बाइलेयर होती है। इसके अंदर दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक तो इंटरनल प्रोटीन, एक एक्सटर्नल प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो लिपिड से अटैच होता है और प्रोटीन से भी अटैच होता है। लिपिड से अटैच होने वाला क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिपिड, और जो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन से अटैच है वो क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। अब जो इसमें जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है? याद रखना, इसके अंदर जो लिपिड होता है वो होता है हमारा फास्फोग्लिसराइड। कौन सा होता है बेटा? फास्फोग्लिसराइड्स। कौन से होते हैं बेटा? फास्फोग्लिसराइड। केमिकली ये जो लिपिड्स होते हैं मेनली कंसिस्ट होते हैं वो फास्फोलिपिड होता है जो फास्फोग्लिसराइड से मिलकर बना होता है। अब अगर इसके अंदर बताइए कि प्रोटीन और लिपिड का रेशो देखें, अगर इसके अंदर प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम प्रोटीन एंड लिपिड का रेशो देखें तो प्रोटीन और लिपिड का रेशो कितना होता है? इरिथ्रोसाइट, आरबीसी सेल की बात हो रही है, प्रोटीन का रेशो होता है 52%, जबकि लिपिड का रेशो होता है इसमें 40%। कितना होता है? 40%। तो लगभग इतना अप्रोक्सीमेटली दे रखा है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा है ये कि प्रोटीन में कितना परसेंट होता है? 52%, लगभग 52% प्रोटीन होता है, और लिपिड कितना होता है? 40% इसके अंदर लिपिड होता है। बाकी के कार्बोहाइड्रेट हैं और भी अदर पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये लिपिड का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे देखो इसके अंदर, तो ये समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल सिंपल था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी डिस्कवरी कब हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इसके बारे में पता चला सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और जो इसकी स्टडी की गई है वो आरबीसी सेल के अंदर की गई है। तो इसका जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है जो एक, इसके अंदर एक तो पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है। जो नॉन पोलर टेल होती है वो तो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है डर। तो ये वाटर से डरता है, मतलब वाटर को दूर भगाता है, रिपेल करता है, इसलिए अंदर की साइड में होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल प्रोटीन होता है और एक इंटरनल प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन और लिपिड का अगर हम आरबीसी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन का अगर इसका रेशो देखें
तो कितना परसेंट होता है बेटा, प्रोटीन होता है 52%, जबकि लिपिड कितना होता है 40%। इसको समझ लिया आराम से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो क्या कंडीशन बनी है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं मानूँ ये जैसे सेल है, ठीक है ना, तो ये ऐसे बनेगा, ये सेल है तो ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन आपके बनेगी, ठीक है। तो देखो अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो क्या है, वाटर है, बाहर भी अधिकतर बात प्रेजेंट करेंगे तो वाटर है, तो वाटर से तो यही अटैच हो रहा है हाइड्रोफिलिक, और इधर भी किससे अटैच हो रहा है, ये हाइड्रोफिलिक। इस तरीके से ये प्रेजेंट होगी, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक मॉडल दिया गया, क्या दिया गया, मॉडल। पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल दिया, वो मॉडल किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, याद रखना। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया गया है, उस मॉडल को दिया किसने बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। किसने दिया, ठीक, 1972 में। ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया गया है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे सर्वमान्य मॉडल है। ऐसे बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, लेकिन सबसे जो मान्य मॉडल है वो कौन सा है, वो किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। और उस मॉडल का नाम क्या है, उस मॉडल का नाम है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनका कहने का मतलब था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड होती है। कैसी होती है, ऐसे कोई एक पतली पन्नी नहीं होती है। आप सोचते हो कि ये सेल है, ठीक है, इसके चारों एक पतली पन्नी होगी ऐसे, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। वो पतली पन्नी के रूप में नहीं है सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा, देखो नाम से पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने कहा कि ये फ्लूइड है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, जैसे ये है तो ऐसी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। वो फ्लूइड है, लिक्विडिटी है इसमें, तो ये आगे ऐसे मूव करती रहती है, ये आगे ऐसे मूव करती रहती है। जैसे अगर आप किसी एक कमरे में पैक हो जाए, ठीक है, एक कमरा है और उसमें बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो आप कमरे किस कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें बच्चे, तो आप क्या करोगे, एक दूसरे को धक्का मारोगे, तो आप ऐसे मूव करते रहोगे ना एक दूसरे को, ठीक है, ऐसे हिलते रहोगे। तो वैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मूव करती रहती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, फ्लूइड नेचर होता है। कैसा होता है, फ्लूइड नेचर, ठीक है। ये सॉलिड नहीं होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड नेचर होता है। अब इन्होंने क्या बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, उन्होंने भी यही बात बताई जो मैंने बताया था कि ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। लिपिड बाइलेयर हो गया, ये पोलर हेड हो गया, ये नॉन पोलर टेल हो गई, इसके बीच में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो इंटरनल प्रोटीन, बाहर की ओर एक्सटर्नल प्रोटीन कहलाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो लिपिड से प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से प्रेजेंट है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है। तो यही जो सेम बात अभी मैंने आपको बताई थी वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताई थी। अब ये इतना हमें समझ में आ गया कि सबसे जो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे सर्वमान्य अगर स्ट्रक्चरल मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। और कौन, उस मॉडल का नाम क्या है बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम है, याद रखना है। और उसने क्या बताया, लिपिड कैसा होता है, फ्लूइड नेचर में होता है। किस नेचर में होता है, फ्लूइड। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात। क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात, ठीक है। तो जनरली हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो लिपिड बाइलेयर है। क्या है, लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटीन। याद रखेंगे प्रोटीन भी कितने टाइप के, दो, एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, और दूसरा कौन सा हो गया, इंटरनल प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट है। और इसका जो रेशो है आरबीसी में, आरबीसी सेल के अंदर अगर हम सेल मेम्ब्रेन का रेशो देखें, आरबीसी सेल में अगर हम सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशो देखें तो प्रोटीन और लिपिड का रेशो क्या है बेटा, 52% प्रोटीन और
लिपिड कितना है 40% क्या है लिपिड पार्ट है, ठीक है, ये इतना याद रखना है। और इसके अंदर क्या बात याद रखनी है, इसका जो सर्वमान्य मॉडल दिया था वो किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने। किसने दिया बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। उन्होंने उसका जो मॉडल का नाम था वो क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उस का नाम है। अब ये इतनी सी सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद रखनी है, फिर इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल सरल है, देखो ऐसे बनाना है इसको, स्ट्रक्चर यूं बनाया, ये इसका हेड पार्ट, फिर इसका ये टेल पार्ट बनाना, ठीक है। अब इसके बीच में हमने बनाना है प्रोटीन, ये लो प्रोटीन बना दिया, ठीक है। बाहर के ये हो गए प्रोटीन्स हमारे इसके अंदर, और बाहर की ओर क्या होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, तो ये एक्सटर्नल प्रोटीन बना देने ऐसे। यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट चेन बना देनी है, एक तो एक प्रोटीन से लगती हुई कार्बोहाइड्रेट चेन बना देनी है, ठीक है। इतना सा सिंपल सा इसका डायग्राम है। इसके नाम लिख देना है, लिपिड बाइलेयर, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, लिपिड से है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये इंटरनल प्रोटीन, ये एक्सटर्नल प्रोटीन, याद रह जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है इसका। ये थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात। अब हम इसकी सेल मेम्ब्रेन के अगर कुछ फंक्शन देखें, क्या देखें फंक्शन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन करती है। देखो सेल मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ में हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी बेटा, सेल ग्रोथ में हेल्प करेगी, ठीक है। इंटरसेलुलर जंक्शन बनाएगी, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जंक्शन बनाने का में हेल्प करेगी, तो इंटर सेलुलर जंक्शन बनाएगी, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में सेल साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और किस में हेल्प करेगी, सीक्रेशन में हेल्प करेगी, कोई केमिकल हार्मोन्स है एंजाइम्स है उसके सीक्रेशन में हेल्प करेगी, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगी, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को अंदर लेने में, और सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, ये सेल डिवीजन में। तो इसके ये फंक्शन है, याद रखने हैं, बिल्कुल सरल है। आगे हम देखते हैं सेल वॉल, क्या देखते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, बिल्कुल सरल था। आगे देखते हैं सेल वॉल। यूकैरियोटिक में पहला हमने पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में याद रखना है कि नॉन लिविंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल कौन सा पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ये और प्रेजेंट होती, ठीक है। और ये कैसी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। कैसी होती है बेटा, रिजिड। इसलिए तो ये क्या काम करती है, एक तो ये शेप देखो, जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर प्रेजेंट होती है, और ये रिजिड होती है। रिजिड का मतलब कठोर होती है। अब इसका जब कठोर है तो ये क्या क्या फंक्शन करेगी, ये एक तो शेप प्रोवाइड करेगी, सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगी बेटा, शेप प्रोवाइड करेगी, सेल्स को प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। सेल और सेल के बीच में इंटरेक्शन का काम करेगी, सेल सेल इंटरेक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंटरेक्शन का काम भी करेगी, और एक बैरियर के रूप में भी काम करेगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। हर कोई चीज़ इसके अंदर आ जा नहीं सकेगी, केवल कुछ चुनिंदा चीज़ें ही इसके अंदर आ जा सकेगी। तो ये बैरियर के रूप में काम करती है। अब हम देखेंगे ये तो हो गया कि सेल होती है जो नॉन लिविंग होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, असर रिजिड होती है। इसका ये क्या काम करती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है, सेल और सेल के बीच में इंटरेक्शन का काम करती है, एज ए बैरियर के रूप में ये सेल वॉल काम करती है। अब ये बनी हुई किससे होती है, देखो ये सेल वॉल होती है जो अलग अलग, हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो अलग अलग होती है, प्लांट्स में अलग होती है, बैक्टीरिया में अलग चीज़ से बनी होती है। तो सेल वॉल का जो मेकअप है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। बैक्टीरिया में ये किससे मिलकर बनी होती है,
देखो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है हमने कहा, और ये नेम और नेज से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन हम कह सकते हैं। किससे बनी होती है ये? पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया में आपको पूछ ले कि सेल वॉल किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन की दो यूनिट होती है, एक नेम और एक नेज। नेम का पूरा क्या बेटा नाम है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एम एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। और इसका नाम क्या है बेटा? एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड। इसका क्या नाम है? उसका तो ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसका क्या नाम है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको पूछ ले बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसको याद रखना? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसमें दो यूनिट होती है, एक तो नेम होती है और नेज होती है। ठीक है, इसके बाद पूछ ले आपको आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया। ठीक, ओल्ड आर्ची मतलब ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया, मतलब जो सबसे पहले प्रेजेंट हुआ करते थे बैक्टीरिया, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सॉरी, सेल वॉल किससे बनी होती है? लेकिन ना स्यूडोम्यूरिन की। किसकी? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। अगर आपको पूछ ले एल्गी में भी सेल वॉल पाई जाती है, तो एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा ग्लैक्टेंस, मेनेज और कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पूछ ले प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी होती है। और आपको पता है एनिमल के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम ये याद रखना है कि बैक्टीरिया सेल्स के अंदर किसकी बनी होती है बेटा? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की। आर्ची बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है सेल वॉल? स्यूडोम्यूरिन की। एल्गी के अंदर किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की। सेलुलोज है, ग्लैक्टेंस है, ठीक है, और मेनोज है, कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लांट्स के अंदर किसकी बनी होती है? प्लांट्स के अंदर बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पैक्टिन की बनी होती है। अगर हम यंग प्लांट सेल की बात करें, यंग प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का कैसे कंपोजिशन होता है, तो वो देखो यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल, ठीक है। जो यंग प्लांट सेल होती है उसमें देखो प्राइमरी दो वाल होगी इसमें, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और प्लांट की बात करेंगे तो प्राइमरी, याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, और उनके बीच में प्रेजेंट होगा हमारे मिडिल लेमिला। क्या प्रेजेंट होगा? दो सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला। मैं अभी डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। ये जैसे ये कोई प्लांट सेल है तो ये बात में हो गई ये प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर हो गई ये सेकेंडरी सेल वॉल। ये कोई दूसरी प्लांट सेल है तो बाहर की ओर हो गई प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं? तो देखो ये तो हो गई हमारे प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल अंदर वाली, और यहां पर दो ये सेल है, ये प्लांट सेल है, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? मिडिल लेमिला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे से समझ में। अब हम देखते हैं प्राइमरी यंग प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है
वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश, ये देखो ये ग्रोथ करती है, क्या किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में। और धीरे धीरे जैसे प्लांट सेल्स मैच्योर होती जाएगी ये क्या हो जाएगी, डिमिनाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, धीरे धीरे ये समाप्त होने लग जाएगी। देखो प्लांट सेल्स की ये जो सेल वॉल है ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्या किसमें हेल्प करेगा, प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के जो उसकी ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये यंग प्लांट सेल्स है ये मैच्योर होती जाएगी, ये प्राइमरी सेल वॉल्स क्या हो जाएगी, डिमिनाइज मतलब समाप्त हो जाएगी। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इनर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये भी मैंने बता दिया, फॉर्म्ड ऑन, ये कहाँ फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ, इनर साइड कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है। और मिडिल लेमेला में अभी आपको बताया था ये बीच में प्रेजेंट होता है। और ये मिडिल लेमेला किसका बना होता है, याद रखना, कैल्शियम पेप्टिटेट का, किसका, कैल्शियम पिटेट का बना होता है। और ये काम क्या करता है, ज्वाइनिंग द नेबरिंग सेल्स, ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कराता है बेटा, ज्वाइन टू नेबर सेल्स, नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो दो आपस में जो नेबरिंग सेल्स है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, किसका बना होता है ये, पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, याद रखना थोड़ा, ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। और ये किसको किस में हेल्प करता है, दो आपस में जो सेल्स है, ठीक है, जैसे ये सेल है और ये सेल है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का, ज्वाइनिंग का काम कौन कर रहा है, ये मिडिल लेमेला। और मिडिल लेमेला किसका बना होता है, याद रखना, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम पेक्टेट का। और ये काम क्या करता है, दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये बात हो गई हमारे सेल वॉल के बारे में, किसके बारे में हो गई बेटा, सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। अब आगे एक सिस्टम है, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। एक चीज और बता देता हूं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ठीक, देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, देखो तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली हमने पढ़ ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरी हमने पढ़ ली सेल वॉल के बारे में, किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। थर्ड में आपको बता रहा हूँ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या बता रहा हूँ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, देखो ईच ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स इन डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अलग अलग मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, हमें पता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो हम कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है सेल, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है जो एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। वो जो ऑर्गन्स है जो कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं उन सबको मिला के क्या 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 कहा जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो मैनी ऑफ, देखो सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, कौन से बेटा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं, फंक्शन कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे कह दीजिए आपके 4 फ्रेंड हो और आप 4 फ्रेंड हो जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन मिलाते हो कि फिर कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ फंक्शन करते हो, तो आप क्या कहलाओगे, वो चारों मिलके क्या कहला दिया, उन चारों को नाम क्या दे दिया हमने, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे ही जैसे ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर एक दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ फंक्शन करते हैं। इसका मतलब इसका फंक्शन इससे रिलेटेड है, इसका फंक्शन इससे रिलेटेड है, इसका फंक्शन इससे रिलेटेड है, ये कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
अब मैं आपको बता दूं कि वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं। याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे वो सेल ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल्स ये है। दूसरा है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा है हमारे लाइसोसोम। चौथा हमारे वैक्यूल्स। क्या है बेटा? ठीक है। तो ये देखो, ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनल है, ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कहलाते हैं। ये चारों ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके फंक्शन करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपको पूछ ले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं तो आपको नाम याद रखना है कौन कौन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, उनका अपना स्वतंत्र रूप से वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अपना अलग से फंक्शन होता है, ये इनके साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो चार हैं वो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इसका मतलब ये चारों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे तो इन चारों ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इन चारों ऑर्गेनल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। तो आज हमने देखा, क्या देखा? देखो बट हम सेल, समझना इस चीज़ को कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो आज मैंने आपको बताया, वो क्या बताया है? यूकैरियोटिक सेल। क्या बताया था? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हमने सबसे पहले देख लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल में याद रखना सिंगर एवं निकोल्सन का मॉडल हमने पढ़ा। तीसरा हमने बताया कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हमने देखा। इसके अंदर चार ऑर्गन्स है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स है। वो चारों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं। कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सब की स्टडी करेंगे हम डिटेल से। लाइसोसोम, और चौथा ऑर्गन कौन सा है? वैक्यूल्स, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा, अच्छे से इसको पढ़ना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।